हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया हूँ विद्या गुरु से। करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। ये अक्टूबर का फर्स्ट पार्ट है। मुझे लगता है आपको ये सेशन ठीक लगेगा, और इसलिए ठीक लगेगा क्योंकि इसमें आज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है। अगर आप देख लोगे तो भला हो जाएगा आपका, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आ जाएंगे। आप देख लेना, पक्का क्वेश्चन आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आज के वीडियो से। प्लीज सारा देखना वीडियो। और आपके लिए, अगर आपको नहीं देखना आपकी मर्जी है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे। एनीवे, स्टार्ट करते हैं। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हिंदी में बोल रही हूँ, हिंदी का सेशन है। इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, यू कैन गो एंड वॉच दैट सेशन इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद हिंदी। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स टॉपिक है हमारा, जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। नोट्स बनाया करो, सिर्फ वीडियो देखने से कभी किसी का भला नहीं होता है, क्योंकि आपको इतनी सारी चीजें याद रह ही नहीं सकती हैं। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, जरा देखो। पहला क्वेश्चन तो जापान के प्रधानमंत्री होना चाहिए था। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो पहले ही पेज पे रख डाले। तो ध्यान से सुनिए, हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं। श्रीलंका का क्या हाल चल रहा था आपने देखा था, और उसके बाद में किसने हिम्मत करी और दोबारा किसी पार्टी ने आकर के अपने लीडर को रखा और प्रधानमंत्री नए बन गए। तो ये सारी कहानी हमें सुननी नहीं है, क्योंकि ये बात आपको पहले से पता है। ठीक है। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, नाम है इनका अनुरा कुमार दिसान्याके। ठीक है, अनुरा कुमार दिसान्याके, ये इनका नाम है। ये श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री हैं, जापान के नए प्रधानमंत्री। अच्छा सुनिए ना, फुमियो किशिदा चले गए मतलब 67। अरे बाबा, मतलब अब पीएम है पुराने, तो नए पीएम तो आएंगे ना। तो नए प्रधानमंत्री आ गए। नए प्रधानमंत्री किस पार्टी से हैं, वो पार्टी भी पूछी जा सकती है, क्योंकि जापान इंपॉर्टेंट कंट्री है ना। तो जापान जो है उसके प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा जो हैं, वो फुमियो किशिदा की जगह पे आए हैं। और ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सुन लो पक्का से। किसी ना किसी एग्जाम में या तो उसकी पार्टी पूछ लेंगे, या प्रधानमंत्री का नाम पूछ लेंगे, या नाम देके पूछेंगे ये कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो आपको सब पता होना चाहिए। श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम है अनुरा कुमार दिसान्याके। प्रधानमंत्री जापान के नए शिगेरू इशिबा, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के डायरेक्टर जनरल। अब ये नारकोटिक्स ब्यूरो है जी। तो आप वो जो एनसीबी और वो जो नारकोटिक्स सुनते रहते हो, तो नारकोटिक्स जो है वो वाला ब्यूरो जो है एनसीबी, उसकी बात हम कर रहे हैं। अनुराग गर्ग उसके नए डायरेक्टर जनरल। चीफ मिनिस्टर दिल्ली की आतिशी मारलेना। अब ये आपको पता है कि वो फीमेल हैं, वो चीफ मिनिस्टर बन गई हैं। तो वो हमें पता है, बहुत छोटी है उम्र में, सब आप जानते हैं ऑलरेडी। आम आदमी पार्टी की हैं, आपको पहले से पता है। तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बात कर रही हूँ मैं कह रही हूँ दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर आतिशी मारलेना। ठीक है, मार्क्सिस्ट एंड लेनिन, तो वो मारलेना ही बनेगा, मारलेना नहीं बनेगा। पीएम ऑफ जमैका। अब ये देखिए, जो नीचे 3 नाम है, या तो ये इंडिया विजिट पे है, या फिर प्राइम प्रेसिडेंट हमारी गई हुई है, जैसे अल्जीरिया। ठीक है, तो मतलब राउंड पे है, विजिट कर रहे हैं, या तो उन कंट्रीज में जा रहे हैं, या उन कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे पास आए हुए हैं। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। या तो नए बने हो, या फिर कोई हमारे यहाँ से विजिट पे हो, या कोई उनके वहां से हमारे यहाँ विजिट पे हो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, पक्का से आते हैं। सुन लो, जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्नेस। अब प्रेसिडेंट ऑफ अल्जीरिया, अब इनका नाम अब्देल मजीद टेबून है। दोबारा सुनिए, अल्जीरिया के प्रेसिडेंट जो है, जिनका नाम है अब्देल मजीद टेबून, इनका नाम है। नाम मुश्किल है, मुझे पता है, पहली बारी में याद होगा नहीं। जफर हसन जैसा आसान नाम तो है नहीं कि जॉर्डन के प्रधानमंत्री पढ़े और आप खुश होकर के याद कर लें। ठीक है, लेकिन करिए, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सिर्फ रिपीट करा सकती हूँ ताकि आपको याद हो जाए, है ना। रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन था, सुनिए ध्यान से, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं अनुरा कुमारा दिसान्याके। ठीक है, फिर मैंने बोला जापान के प्रधानमंत्री नए शिगेरू इशिबा, किस पार्टी के, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के। फिर मैंने कहा डीजी एनसीबी के नए अनुराग गर्ग। आतिशी मारलेना, मैंने कहा सीएम, हमने कहा ये सीएम किसकी, दिल्ली की। ठीक है, एंड्रयू होल्नेस कौन है, एंड्रयू होल्नेस जमैका के प्रधानमंत्री हैं। फिर मैंने कहा अब्देल मजीद टेबून जो है वो अल्जीरिया के प्रेसिडेंट हैं।
और जॉर्डन के प्रधानमंत्री जफर हसन। तो या तो किसी कारण से ये हमारे यहाँ आए या हमारे यहाँ से वहाँ कोई गया, तो इनका नाम, इन रिप्रेजेंटेटिव्स का आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये अभी करंट में हमारे न्यूज़ में घूम रहे हैं, एंड इफ दे आर सर्कुलेटिंग तो आपको ये पता होना चाहिए एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन देखिए जरा। अब ये है अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, हेडिंग पढ़िए और साथ के साथ लिखिए, पॉज करिए लिखिए, पॉज करिए लिखिए। नहीं लिख सकते हैं तो हम लोग पीडीएफ भी देते हैं, तो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो नंबर्स नीचे दिए गए हैं, हम 1 साल के लिए पीडीएफ देते हैं, तो आप बात कर सकते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव से, वो आपको हेल्प कर देंगे। बड़ा नॉमिनल सा चार्ज होता है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए, मैं भी वहाँ क्वेश्चन डालती रहती हूँ। मेरे फॉलोअर्स अभी बहुत कम है क्योंकि मैंने तो रिसेंटली अभी इंस्टा पे आईडी बनाया, तो अगर आप फॉलो करेंगे मैं वहाँ पे भी क्वेश्चन शेयर करती रहती हूँ, आपको चाहिए हो तो आप वहाँ से क्वेश्चन ले सकते हो। कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो बच्चों तो आपको नंबर्स नीचे दिए गए हैं, एग्जीक्यूटिव से बात करिए, नहीं तो online.vidyaguru.in पे जाइए और अपनी मनपसंद का कोर्स ले लीजिए, क्योंकि हम आपकी हेल्प करेंगे हर तरीके से। एग्जाम में हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएं ताकि आ जाएं सीधे सीधे, है ना, एग्जाम में आ जाएं। दैट्स द पर्सपेक्टिव। एनीवे, हम हिंदी मीडियम में भी कोर्स देते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी देते हैं। हिंदी पूरा हिंदी नहीं होता है, ऐसे लिखा आएगा और जैसे मैं अभी बोल रही हूँ और ऐसे ही समझाया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेज के अंदर पहला क्वेश्चन है सेरिब्रल पैल्सी। अच्छा, सेरिब्रल पैल्सी जो है, जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं, वैसे मतलब मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जो बीमारी है, ये जो प्रॉब्लम है सेरिब्रल पैल्सी वाली, इसके अंदर पोस्चर खराब हो गया, बच्चे का जो ब्रेन है डेवलपिंग समय पे, बर्थ के टाइम जो है तब प्रॉब्लम आ जाती है, बर्थ के बाद प्रॉब्लम आने लग जाती है, डेवलपिंग ईयर्स में मतलब जब ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो सेरिब्रल पैल्सी आपको बहुत तरह से ब्रेन जो है अफेक्ट हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें बाद में बॉडी अफेक्ट हो जाती है। सेरिब्रल पैल्सी बस एक डिजीज़ का नाम है, मैं ये बताना चाह रही थी मोटे तौर पे। वर्ल्ड सेरिब्रल पैल्सी, हैशटैग यूनिकली सेरिब्रल पैल्सी, हैशटैग यूनिकली सीपी, ये इसका इस बार का थीम है। आपको बता दूं, जो ये बीमारी है बच्चों को बचाया जाता है, बहुत ज़्यादा बचाया जाता है इससे, तो सेरिब्रल पैल्सी डे 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जाम में ज़रूर आता है किसी न किसी। 1 अक्टूबर को इसे मनाया जाता है। वर्ल्ड स्पेस वीक 4 से 10 अक्टूबर को, और इसका थीम इस बार का स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक जो है 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया गया, और सेफ गार्डिंग आवर नेचुरल हेरिटेज, सेफ गार्डिंग आवर नेचुरल हेरिटेज, तो ये इसका थीम था इस बार का। वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। और 10 अक्टूबर को भी कुछ पोस्ट वाला है क्या, बताना ज़रा, कमेंट करना ज़रा, बताना ज़रा। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है, क्या पोस्ट वाला ही कुछ 10 अक्टूबर को भी है क्या, तो वो ज़रा कमेंट करके बताओ, देखें ज़रा आपको कितना आता है। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को। सितंबर जो है वो 5 सितंबर से खिचड़ी मत पकाना, हमारे देश में क्या चल रहा है वो नहीं, वर्ल्ड टीचर्स डे है, ध्यान से पढ़ो। जल्दी रिस्पॉन्ड करते हो लेकिन फिर वही बात सोचते नहीं हो। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड हैबिटेट डे, अर्थ इज आवर हैबिटेट, 1 मंडे ऑफ अक्टूबर। देखिए, वर्ल्ड हैबिटेट डे जो है वो हर बार जो अक्टूबर होता है उसके पहले मंडे को, जो कि इस बार 7 को था, दोबारा सुनिए, अक्टूबर का पहला मंडे, अक्टूबर का 1 मंडे वर्ल्ड हैबिटेट डे की तरह मनाया जाता है। इस बार ये 7 अक्टूबर को था, इसीलिए वर्ल्ड हैबिटेट डे
7 अक्टूबर को था। डेट्स रिवाइज करते हैं, थीम्स तो इतनी जल्दी शायद याद नहीं होंगी, लेकिन मैं 2-3 बार फिर बोलने का ट्राई करूंगी, शायद दिमाग में कुछ बैठ जाए। इंपॉर्टेंट डेज, पहला क्वेश्चन क्या था? सेरिब्रल पैल्सी डे 6 अक्टूबर। हैशटैग यूनिकली सीपी, सबको सारे के सारे डिफरेंट हैं, सबकी नीड्स डिफरेंट हैं, तो उस तरह से वो कह रहे हैं कि सब एक हैं, वो यूनिकली सेरिब्रल पैल्सी का मतलब आपको ये समझाना चाह रहे हैं ऐसे थीम से। फिर कह रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स 1 अक्टूबर को, 4 से 10 तक वर्ल्ड स्पेस वीक। फिर कह रहा है कि वाइल्ड लाइफ वीक भी है क्या, लेकिन वाइल्ड लाइफ वीक तो नेशनल है। 2 से 8 अक्टूबर तक, 2 से 8 अक्टूबर तक वाइल्ड लाइफ वीक मनाया गया। सेफ गार्डिंग आवर नेचुरल हेरिटेज, ये थीम था इस बार का। पोस्ट डे 9 अक्टूबर को, टीचर्स डे 5 अक्टूबर को, और पहला मंडे अक्टूबर का वर्ल्ड हैबिटेट डे होता है। शायद थोड़ा सा याद हुआ होगा। बच्चों बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ बच्चे हैं हर बार लिखते रहते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स डालो, तो मैं कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स भी और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी लाई हूँ, तो मैंने हेडिंग ही इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर दिया। तो ज़रा सुनिए कौन कौन से स्कीम की बात कर रहे हैं, ठीक है। मिशन मौसम है, ठीक है, नाम से पता चल रहा है ना कि हम ये डिज़ास्टर्स, नेचुरल डिज़ास्टर्स जो होते हैं या नेचुरली जो चीज़ें, मतलब वही समझिए कि हम कैटास्ट्रॉफीज जो आती हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स जो होते हैं, हम उसकी वजह से जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं तब हम सोल्यूशन ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो वो कह रहे हैं इसके लिए हम ले आए हैं मिशन मौसम। 2000 करोड़ का बजट है, 2000 करोड़ का बजट है। हम इसके ऊपर काम करेंगे ताकि डिज़ास्टर्स के समय, किसी भी तरह का डिज़ास्टर हो, चाहे बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो किसी भी ऐसी चीज़ को डील करने के लिए, और भी बहुत सारा है मौसम, इसीलिए मिशन मौसम नाम से समझिए। यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूवल दे दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन आए तो आपसे इसका बजट पूछा जाएगा, तो 2000 करोड़ का इसका बजट है। 10,900 करोड़ लगाए जाएंगे प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना। तो हम कह रहे हैं यहां पर यूनियन कैबिनेट ने एक और स्कीम को मंजूरी दे दी। अब वो मंजूरी जो दी है वो दी है पीएम ई ड्राइव को, और वो जो पीएम ई ड्राइव है वो क्या फेम को बदल के आया है। आपको याद होगा कि किसी वीडियो में मैंने आपको फेम के बारे में पढ़ाया था कि फेम जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला, और इसके अंदर ऐसा क्या करने वाले हैं, सुन लीजिए ध्यान से। हम क्या कह रहे हैं, आप एक काम करेंगे, आप मेरे को फेम का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। मैंने फेम पहले बहुत बार पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली बात हो रही है क्या, शायद हाँ, आप बताएंगे फेम का फुल फॉर्म, क्योंकि वो एग्जाम में आ सकता है। फेम को रिप्लेस करके हम कह रहे हैं पीएम ई ड्राइव। 10,900 करोड़ रुपए इस पे लगाएंगे। हर चीज़ में हम सेमीकंडक्टर को प्रमोट कर रहे हैं, हर चीज़ में हम ईवी को प्रमोट कर रहे हैं। तो ईवी से रिलेटेड बातें एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी अब ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद प्रमोट कर रही है। सुनिए, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया एक स्कीम जिसका नाम है पीएम ई ड्राइव, और मैंने कहा 10,900 करोड़ रुपए इसके ऊपर इसका आउटले है, खर्चा किया जाएगा। तो आपसे बजट पूछा जाएगा, आउटले पूछा जाएगा, इसका एक्सपेंडिचर पूछा जाएगा, मतलब इस स्कीम का बजट कितना एलोकेट किया गया, तो आप बोलेंगे ये। अब बजट के हिसाब से 2024-25 में इन्होंने प्रोजेक्शन दिया है। कहते हैं ये फिस्कल डेफिसिट है, जिसे हम राजकोषीय घाटा कह रहे हैं हिंदी में। तो ये फिस्कल डेफिसिट है। देखिए, डेफिसिट घाटा होता है जब आप इनकम और एक्सपेंस, जब आप इनकम और एक्सपेंस को लें, दिमाग में रखें, और आप ये सोचें कि एक्सपेंस ज़्यादा है, इनकम कम है, आप कमा कम रहे हो और खर्चा ज़्यादा कर रहे हो, आप कमा कम रहे हो और खर्चा ज़्यादा कर रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, ये घाटे की तरफ लेके जा रहा है। तो किसी भी तरह का घाटा हो सकता है। यहाँ पर हम फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम राजकोषीय घाटे की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 4.9% का जो राजकोषीय घाटा है, 4.9% का जो राजकोषीय घाटा है, ये इनका प्रोजेक्शन, इनका एस्टिमेशन है बजट के हिसाब से 24-25 फाइनेंशियल ईयर 24-25 का। नवरत्ना स्टेटस, महारत्ना होता है, मिनी रत्न होता है, मिनी रत्ना होता है, नवरत्ना होता है, महारत्ना होता है। दोबारा बोल रही हूँ, सुन लो, मैं कह रही हूँ मिनी रत्ना होता है, महारत्ना होता है, नवरत्ना होता है, ठीक है। तो होता क्या है दरअसल कि
मेरे को आप एक बात बताइए, मैंने आपसे अभी तक एक बात पूछी फेम के बारे में, क्या कि फेम का फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम में आ सकता है, देख करके चेक करके पक्का बताना, सुन लो ध्यान से। और दूसरी बात सुनो मेरी, नवरत्ना सीट जो हम स्टेटस कह रहे हैं कि किसी को मिल रहा है, तो क्या कोई रेवेन्यू जनरेशन का कोई लिमिट है कि मतलब कितना वो कंपनी कमाए, कितना वो पब्लिक एंटिटी कमाए, पब्लिक एंटरप्राइज कमाए कि मैं उसको महारत्ना की कैटेगरी में रख दूं? क्या ऐसा कोई अमाउंट है? ये भी कमेंट करके बताना है। दूसरा क्वेश्चन, तो ये होमवर्क है, सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, आपको जवाब देना है। खुद ढूंढो और मेरे को बताओ महारत्ना स्टेटस कब मिलता है, कब देती है गवर्नमेंट पब्लिक एंटरप्राइजेस को, किस कंडीशन में देती है, क्या होना चाहिए उनका रेवेन्यू? क्या ये रेवेन्यू वाली बात है या कुछ और बात है? लिखिए, इसे थोड़ा सा हाथ चलाइए। नवरत्ना स्टेटस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में SJVN को, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन को, NHPC को और रेलटेल कॉर्पोरेशन को, तो रेलटेल कॉर्पोरेशन है, SJVN है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन है, NHPC है। तो महारत्ना स्टेटस जब मिलता है तो वो कंपनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो कंपनी अच्छी हो जाती है, गवर्नमेंट के लिए, खुद के लिए एक एसेट टाइप हो जाती है। तो SJVN तो आसान है, ये तो याद कर लोगे। सोलर एनर्जी याद कर लोगे, मुझे पक्का पता है, कॉर्पोरेशन है ये, NHPC ये, और रेलटेल कॉर्पोरेशन है, याद करिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, PM अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, PM अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, समझ गए? PM अन्नदाता संरक्षण अभियान, तो जो अन्नदाता मतलब किसानों की बात हो रही है, ठीक है ना। अन्नदाता, प्रधानमंत्री को अन्नदाता नहीं कहा जा रहा है, कहा जा रहा है किसान अन्नदाता हैं, तो किसानों के लिए फेयर प्राइस की बात की जा रही है। देखिए 2025-26 तक इस स्कीम को बढ़ाया गया है, एक्सटेंशन दिया गया है। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, या तो कब तक एक्सटेंड किया गया है ये पूछा जाएगा, या फिर ये किस लिए है, ये अन्नदाता के लिए फेयर प्राइस अरेंज करवाना गवर्नमेंट का काम है, ये इस स्कीम से होगा, ये ऐसा कह रहे हैं। और तीसरा क्वेश्चन जो इस सेंटेंस में से आ सकता है वो है आस्था का फुल फॉर्म, ठीक है, आस्था का फुल फॉर्म। तो आस्था क्या था? अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ठीक है। तो कोई कैंपेन, कोई ड्राइव किसके बारे में? अन्नदाता के बारे में। तो ये है हमारा PM आस्था, जिसको एक्सटेंड किया गया है 2025-26 तक, जिसको एक्सटेंड किया गया है 2025-26 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर। आपने इनका परफॉर्मेंस देखा ना, तो ये कितनी बढ़िया शूटर हैं कि एक ओलंपिक्स में ही 2 मेडल लाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई। तो ओलंपिक्स में 2 मेडल लाने वाली मनु भाकर, इन मनु भाकर को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब आपको लगेगा ये इतने क्वेश्चन पढ़ा गई तो नीचे जो क्वेश्चन डालेगी वो तो इंपॉर्टेंट होगा नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। जरा देखिए, चौथे नंबर पर इंडिया, किस केस में? आपको लगेगा बड़े आगे बढ़ गए हम, तो फॉरेक्स के केस में, फॉरेन एक्सचेंज के केस में, फॉरेन एक्सचेंज के केस में बाहर के लोग इंडिया में पैसा भेजते हैं, चाहे वो इंडिया से बाहर रहने वाले इंडियंस ही क्यों ना हो। तो हम कह रहे हैं ये है इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज, मतलब फॉरेन रिजर्व, कुछ भी कहिए। तो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स रिजर्व है, वो $700 बिलियन पार कर गया है। इससे इंडिया चौथे नंबर का देश बन गया। एक्चुअल में इंडिया जो है वो 4th नंबर का कंट्री बन गया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो पहले नंबर पर चाइना है। इसका मतलब फॉरेक्स रिजर्व जो है चाइना का हमसे कितना आगे है कि वो 1st नंबर पे है। तो इंडिया का बस $700 बिलियन क्रॉस कर गया, इतना आपको जानना है। समझ गए आप? एक बार और रिवाइज करते हैं जल्दी से।
बहुत सारे क्वेश्चंस अभी बचे हैं, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, प्लीज ध्यान से सुन लो। हम कह रहे हैं मिशन मौसम अप्रूवल दिया, 2000 करोड़ का बजट है इसका, 10,900 करोड़ पीएम ई ड्राइव के ऊपर खर्चा किया जाएगा। फिस्कल डेफिसिट 4.9% का 24-25 का ये एस्टिमेशन है बजट के हिसाब से। नवरत्ना स्टेटस जो है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, एसजेवीएन को, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन को, एनएचपीसी को, रेल टेल कॉर्पोरेशन को। पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जो है वो पीएम आस्था है, जिसे 2025-26 के लिए एक्सटेंशन दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज ने ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर को बनाया है। पहले नंबर पर चाइना है फॉरेक्स के मामले में, फॉरेक्स रिजर्व के मामले में, और इंडिया चौथे नंबर पर है। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कहाँ पहुंचा, तो आप बोलोगे $700 बिलियन पार कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जरा, आपकी स्क्रीन पर टॉपिक है डिफेंस अपडेट्स। तो इसके अंदर हम बात करेंगे डिफेंस में होने वाली सारी एक्टिविटीज की। तो हम कह रहे हैं इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज अक्टूबर की, इंडिया का सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन ऑफ नेवी। सबमरीन पनडुब्बी होती है, ठीक है, सबमरीन पनडुब्बी होती है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ना वो आईएनएस अरिघात की बात कर रहे हैं, आईएनएस अरिघात की बात कर रहे हैं। तो जो आईएनएस अरिघात है ये अरिहंत आपने सुना होगा, क्योंकि मैंने आपको ये पहले पढ़ाया हुआ है कि आईएनएस अरिहंत जो है, आईएनएस अरिहंत का बेहतर वर्जन आईएनएस अरिघात है। तो अरिघात बेहतर है, बहुत बेहतर है अरिहंत से, दूसरे नंबर का है। तो और भी आएंगी अभी, ये दूसरे नंबर की है। जब इस रेंज में, जब इस सीक्वेंस में आपको ये न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन दी जाएंगी, सबमरीन अंडरसी व्हीकल्स होते हैं, इन्हें हिंदी में पनडुब्बियां कहा जाता है। लेकिन ये किस तरह की पनडुब्बियां हैं जो नेवी को दी गई हैं, वो है न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन्स। तो ये न्यूक्लियर पावर्ड है, इसीलिए मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुनिए। इनको अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, अरिहंत क्लास दूसरे नंबर की, अरिहंत क्लास, अरिघात नहीं, अरिहंत क्लास न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल को बोला जाए, ये अरिहंत क्लास सेकंड नंबर की मिसाइल, सेकंड नंबर की सबमरीन जो दी गई उसका नाम क्या है? तो आप नाम आईएनएस अरिघात ही बताएंगे। तो एक बात ध्यान से सुनिए जरा, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं इसे मैंने अरिहंत क्यों बुला लिया। जनरली ये देखिए कि इन कैटेगरी में जब आपको जो पहली सबमरीन दी गई, पहली पनडुब्बी आपको हैंडओवर की गई, मतलब नेवी को हैंडओवर की गई, तो आप उस पहली वाली के नाम पे पूरा का पूरा क्लास का नाम बता सकते हो। मतलब जितनी भी बाद में सबमरीन्स दी जाएंगी आप उनको अरिहंत क्लास बुला सकते हो कि अरिहंत क्लास की अरिघात है, अरिहंत क्लास की कोई भी और जो आएगी नेक्स्ट जो ऐड की जाएगी वो। प्लीज सुनिए, तो अरिहंत क्लास बोलना कोई प्रॉब्लमैटिक बात नहीं है। एग्जाम में अगर घुमा के सवाल पूछेगा तो भी आंसर अरिघात ही आएगा। वैसे देसी में पूछे सेकेंड न्यूक्लियर बैलिस्टिक पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन, तो हम ये कह रहे हैं इसका नाम है आईएनएस अरिघात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। देखिए अल-नजा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सलाला ओमान में इसे कंडक्ट कराया गया। एक्चुअल में ये देखिए कि इंडिया और ओमान के बीच में, आपको एक बात बोलूं, इतनी छोटी सी डिटेल जो होती है, इतनी छोटी सी डिटेल जो होती है, ये भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। सुन लो ध्यान से, 5वें नंबर की इंडिया और ओमान के बीच में जॉइंट एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज? मिलिट्री एक्सरसाइज, ये भी पूछा जाएगा। सुन लो, नाम है अल-नजा, हम कह रहे हैं सलाला ओमान में इसे कंडक्ट कराया गया। 8th एडिशन मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद का। काजिंद तो बहुत आसान है, कजाकिस्तान और इंडिया, यही लिखा है नाम, सीधा सीधा आप पक्का पढ़ के समझ जाओगे। तो कजाकिस्तान और इंडिया 8वें नंबर की औली उत्तराखंड में। या तो नाम पूछा जाएगा किन दो देशों के बीच में वो पूछा जाएगा, या वेन्यू पूछा जाएगा, या नंबर पूछा जाएगा, या ये पूछा जा सकता है किस तरह की एक्सरसाइज। समझ गए? दोबारा बोल रही हूँ, मिलिट्री एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन, कितने नंबर की? 8वें नंबर की। एक्सरसाइज का नाम काजिंद, किसके बीच में? कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में। वेन्यू
ओली उत्तराखंड, तो आप याद रखेंगे, मुझे पक्का पता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवल डिफेंस एग्जीबिशन, बड़े सारे देश आए देखने के लिए, हमें भी बुलाया गया, तो इंडिया भी गया, तो इसीलिए यूरो नेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ सुन लो। बहुत बड़ा सा एग्जीबिशन सा शो सा टाइप लगा करके फ्रांस बैठेगा। जब मैं कोई एक्स्ट्रा डिटेल देती हूँ तो आप उस डिटेल को लिखा करो पक्का से, अगर लिखोगे नहीं तो भूल जाओगे। यहाँ पर सुनो, मैंने अगर कहा इंडियन नेवी रिसीव्ड इट्स लार्ज सर्वे वेसल, ठीक है, यहाँ पर देखना, अगर मैं ये बात बोलूँ कि जो ये सेकंड नंबर का निर्देशक है और पहले नंबर का संधायक था, तो आप संधायक लिखोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ लिखा नहीं है। ऐसा मत करो, लिख लो प्लीज़, बात समझो। ऊपर मैंने बोला था यूरो नेवल के लिए पेरिस जो फ्रांस है, वो एग्जीबिशन शो टाइप लगा के बैठ गया है, वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन और भी इम्पॉर्टेंट है, सुन लो ध्यान से। हम यहाँ पे कह रहे हैं नेवी की बात, नेवी के अंदर दूसरे नंबर का लार्ज सर्वे वेसल, तो लार्ज सर्वे वेसल है जो निर्देशक है यार, 3026 ऐसा नंबर लिख के बताया जा रहा है हर जगह पे, तो ये सेकंड नंबर का है। किसने बनाया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ऐसा करके याद कर लो, ये वही है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स, ठीक है, इससे याद करिए, मतलब इंजीनियरिंग या जो भी आप जैसे भी याद करके लिखना चाहें। तो ये गार्डन रीच है, शिप बिल्डर्स है, ये सारे के सारे GRSE की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। वैसे GRSE लिखा जाता है ज़्यादातर, कुछ और इसके बारे में लिखा नहीं जाता है। कई बार सिर्फ गार्डन रीच ही पूछ लेता है कि किसने बनाई है, तो गार्डन रीच ने बनाई है। अच्छा सुनो ना, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मुझे 4 वेसल्स देने हैं, पहला संधायक दे चुके हैं हम, अब निर्देशक दिया है GRSE ने, तो आगे भी वो ऐसे सर्वे वेसल देता रहेगा, ये नेवी को हैंडओवर करता रहेगा। अभी यहाँ देखिए 20वें नंबर का युद्ध अभ्यास बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है युद्ध अभ्यास। हर बार मैं आपको पढ़ाती हूँ, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका बताओ, और अगर आप बहुत पुराने हो तो आपको पक्का से पता होगा कि युद्ध अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। 20वें नंबर का, इसका मतलब कितनी बार हम US के साथ युद्ध अभ्यास कर चुके हैं, तो ये युद्ध अभ्यास वो 20वें नंबर का इंडिया और US के बीच में कहाँ पर कंडक्ट कराया गया? राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थानी लिख लीजिए, बहुत है कि कौन सी जगह स्पेसिफाई करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई एयरफील्ड कुछ ऐसी जगह आपको बता भी दी जाएगी तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछने की पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ सुनो मेरी बात। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन दबाना भूलना मत। आप दबाते तो हो नहीं, आप लाइक करते नहीं हो, आप बिल्कुल भी कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ। समझ में आ रहा है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर करोगे तो नोटिफिकेशन आएंगे, आप बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना, इससे जब नया वीडियो डलेगा तो आप देख पाओगे। मैं रिविजन करा दूँ। पहला क्वेश्चन, इंडिया का सेकेंड न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है, तो ये जो पार्ट बैलिस्टिक सबमरीन था, मैंने आपको बोला था इसे INS अरिहंत भी कहा जा सकता है या अरिहंत क्लास भी कहा जा सकता है। तो आप चिंता मत करिए, यहाँ पे अरिघात की बात हो रही है, वो दूसरे नंबर वाला ये और वो पहले नंबर का अरिहंत। आपको मैंने कहा था जो पहला कोई भी वेसल या सबमरीन दिया जाता है तो आने वाली उसी कैटेगरी में आने वाली आगे की सबमरीन को, वेसल्स को या मिसाइल्स को सेम नाम से बुलाया जा सकता है, पहले वाले के नाम से। 5th इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजाह सलला ओमान में, 8th एडिशन मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद का ओली उत्तराखंड में, पेरिस फ्रांस में यूरो नेवल, बहुत बड़ी वर्ल्ड लार्जेस्ट नेवल डिफेंस एग्जीबिशन। इंडियन नेवी रिसीव्ड इट्स लार्ज सर्वे वेसल, जिसका नाम निर्देशक है, ये दूसरे नंबर की है, जिसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है। युद्ध अभ्यास 20वीं बार हुई इंडिया और US के बीच में राजस्थान में। अगला क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आज का वीडियो लंबा है, पूरा नहीं देखोगे तो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे, आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, देख लेना। और आपको अभी तक पढ़ के समझ में आ गया, अगर आप थोड़ा सा भी करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो अब तो GS में भी करंट अफेयर्स आता है। GS में बहुत ज़्यादा स्टैटिक GK नहीं आती है, पेपर आप दे के आते हो, आपको पता है, तो इसलिए प्लीज़ ध्यान से सुनो, करंट अफेयर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट न्यूज़, तो स्टेट न्यूज़ में महाराष्ट्र टू बिल्ड ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन नासिक, ट्राइबल यूनिवर्सिटी कौन सा
राज्य बना रहा है नासिक में? तो महाराष्ट्र बना रहा है, नासिक में और कौन बनाएगा? महाराष्ट्र खुद ही बना लेगा। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना बढ़िया नाम पोर्ट ब्लेयर चेंज कर दिया। अंडमान और निकोबार आइलैंड की कैपिटल जो थी पोर्ट ब्लेयर, श्री विजयपुरम उसका नाम कर दिया। तो पोर्ट ब्लेयर चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया है। एनीवे, लेकिन क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है सुन लो ध्यान से, पक्का एग्जाम क्वेश्चन है ये। श्री विजयपुरम ऑक्सीजन पार्क, चलो ऑक्सीजन बर्ड पार्क है वो, इसे जो है हम अमृत महोत्सव पार्क भी बुला रहे हैं। यूनियन कैबिनेट का हाथ था, इसीलिए बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुन लीजिए, क्योंकि आपको नीचे रोड और ट्रांसपोर्ट वाली मिनिस्ट्री भी दिख जाएगी। देखिए जरा, पढ़िए, ऑक्सीजन बर्ड पार्क। एक्चुअल में कह रहे हैं कि हम वहाँ पर ऐसे ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, ऐसे ट्रीज़ लगा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जो है देंगे आपको। चलिए देखते हैं। अमृत महोत्सव पार्क है, नागपुर है ये। एक काम करिए, कमेंट करिए, ज़रा कमेंट करिए, मैं देखूँ ज़रा यहाँ तक कितने बच्चे पहुँचे, कितनों ने यहाँ तक भी वीडियो देखा। मेरी बात सुन लो, जब मैं कोई सवाल पूछती हूँ तो इररिलेवेंट होता नहीं है वो। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो जवाब आप पक्का दोगे। कौन सा हाईवे है ये? क्या ये किसी हाईवे पे है? रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री इसको बना रही है। अगर नागपुर में बना रही है, वो सुन लिया मैंने, महाराष्ट्र में चुनाव है, पता है मुझे, बहुत सारी चीज़ें आपको महाराष्ट्र वाली सुनने में आएंगी। सुनिए ना, यहाँ पर नागपुर है तो कोई हाईवे है क्या? कौन सा नंबर का हाईवे है? कौन सा वाला हाईवे है? कमेंट करो, चेक करो और बताओ, जल्दी से बताना। ऑक्सीजन बर्ड पार्क है, अमृत महोत्सव पार्क है, और ये नागपुर में। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश की, बच्चों को न्यूट्रिशन देना है। ये तो ऐसे मतलब पोषण वाली बना देते हैं। एक्चुअल में ना यहाँ पर जो ये बाल योजना है ना, बाल आशीर्वाद योजना, यहाँ पर मॉनेटरी हेल्प है, पैसों वाली हेल्प की जाएगी बच्चों को, तो ये वो वाली है। लेकिन कहाँ की है? बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश की है। सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ऐसी एडवांस्ड चीज़ें सिर्फ केरला ही कर पाता है। तो केरला ने किया है, कहाँ पर? कन्नूर में। और ये इसरो के साथ मिल करके बनाता हुआ केरला सुपर कैपेसिटर बना रहा है। लेकिन एक बात सुनिए, इंडिया का पहला सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। सोचो, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा पक्का से, क्योंकि ये पहला है। ईवी की बात होती रहती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो सुपर कैपेसिटर या हाई कैपेसिटर, प्लीज़ सुनो ध्यान से। आप बैटरी लेके चल दिए, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, एक और बैटरी होती या कैपेसिटी डबल होती तो आपकी मदद हो जाती। सुपर कैपेसिटर पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इसरो से मिलकर केरला ने बनाई, कन्नूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु सर्वेक्षण है, इसका मतलब हम एयर की बात कर रहे हैं, एयर सर्वे की बात कर रहे हैं जी। तो ये साफ एयर, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, सूरत टॉप पे कौन रहा? सूरत। ये जो है हम जो बात कर रहे हैं, ये सिटी की बात कर रहे हैं। इसीलिए अगर मैं आपको इसको अंग्रेजी में पढ़ के बताऊं तो नेशनल क्लीन एयर सिटी है ये। नेशनल क्लीन एयर सिटी है कौन सी? सूरत। अब एक बार रिवाइज करते हैं तेजी के साथ। महाराष्ट्र नासिक में यूनिवर्सिटी बना रहा है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर दिया, ये सवाल पक्का आएगा, देख लेना। श्री विजयपुरम। अमृत महोत्सव पार्क, ऑक्सीजन बर्ड पार्क, एक ही बात हो रही है नागपुर में, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो था इसके कंस्ट्रक्शन के पीछे। बाल आशीर्वाद योजना जो है वो मध्य प्रदेश की है। पहली सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया की कन्नूर केरला में। स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो है जिसमें सूरत टॉप पे रहा, जिसे हम नेशनल क्लीन एयर सिटी बुला रहे हैं, वो सूरत है। तो आपसे जब ये सवाल पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर सूरत दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, पूरा देख लेना, नहीं देखोगे तो दिक्कत होगी। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, लाइक नहीं किया तो कर दो प्लीज। इंडिया इन फोकस, ह्यूमैनिटेरियन एड। अच्छा एक बात सुनिए, जब कहीं सूखा पड़ जाता है या कहीं बाढ़ आ जाती है तो इंसानी तौर पर
इंसानियत के तौर पे, तो क्या किया जाता है, मदद भेजी जाती है। तो इंडिया ने मदद भेजी है, किसको मदद भेजी है, म्यांमार को भेजी है, लाओस को भेजी है, वियतनाम को भेजी है। एक्चुअल में टाइफून था, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। देखो मैं इस क्वेश्चन से आपको 2-3 क्वेश्चन बना के पूछती हूँ, आप आंसर करना, खुद पढ़ो। ऑपरेशन सद्भाव किससे जुड़ा है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने पहले पेपर दिया है आपको पक्का पता है क्वेश्चन आ सकता है। ऑपरेशन सद्भाव किस बारे में, तो आप बोलोगे इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन मदद भेजी थी। किसको भेजी थी, तो आपको ये पता होना चाहिए, म्यांमार को, लाओस को और वियतनाम को। क्यों भेजी थी, ऐसा क्या तूफान आ गया था, अरे बाबा तूफान ही तो आ गया था, एक्चुअल में टाइफून आ गया था। तो वो जो टाइफून है उसका नाम क्या है, यागी। तो आपसे पूछा जाएगा ऑपरेशन सद्भाव किसका है, किस बारे में है, तो ये ह्यूमैनिटेरियन एड भेजने के बारे में। किनको, नाम मैंने आपको बता दिया। कौन सा टाइफून था जिसने इन देशों को अफेक्ट किया, ऑपरेशन हमने कहा सद्भाव हमने चलाया, लेकिन आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कौन सा टाइफून था जिसने इन देशों को अफेक्ट किया, तो आप बोलोगे यागी। कौन से देश, म्यांमार, वियतनाम और लाओस। ठीक है, आप हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, बस आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा। न्यू दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल हुआ पहली बार। इंडिया सोलर में बहुत काम करना चाहता है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये जो सोलर अलायंस था ये भी इंडिया के तरफ से बहुत ज़्यादा इसके अंदर इनिशिएटिव लिया गया था। तो इंडिया बहुत टॉप पे था, फिर बाद में फ्रांस ने भी बहुत मदद करी, तो ऐसे जाकर के हम सोलर अलायंस खड़ा कर पाए थे। अभी सोलर अलायंस में 101 मेंबर हो गए और 101वां मेंबर नेपाल बन गया। एक क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में सीधा सीधा, ISA का हो सकता है फुल फॉर्म भी ना दे, तो ISA का पूछेगा 101st मेंबर कौन बना, तो आप बोलोगे नेपाल। दोबारा सुनो, इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल मनाया गया पहली बार न्यू दिल्ली में, इंटरनेशनल है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। 7वां ग्लोबल एरोस्पेस समिट हुआ अबू धाबी में। अबू धाबी में कहाँ पर, 7वें नंबर का इतनी सी बारीक डिटेल भी एग्जाम में आ जाएगी, समझो। 7वें नंबर का ग्लोबल एरोस्पेस समिट हुआ अबू धाबी में। ठीक है। सेमीकॉन इंडिया 24। फिर वही बात जो हर बार मैंने बोल रही होती हूँ कि सेमीकंडक्टर को इंडिया खुद ही प्रमोट किया जा रहा है, इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, तो आपके एग्जाम में आएगा ना पक्का सेमीकॉन। तो सेमीकॉन इंडिया 24 कहाँ पर कराया गया, ग्रेटर नोएडा में, यूपी में। सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस है। सेकेंड एशिया, दूसरे नंबर की एशिया पैसिफिक मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस है जो सिविल एविएशन के ऊपर हुई, जो भारत मंडपम में हुई न्यू दिल्ली में। ठीक है, भारत मंडपम में हुई न्यू दिल्ली में। क्या, सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन। तो सिविल एविएशन पर एशिया पैसिफिक मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस भारत मंडपम में। ब्रिक्स जो है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है, ये आप जानते हैं। ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया इसका पार्ट है, ये भी आप जानते हैं। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो ये ब्रिक्स है। अब जब हम बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स के अंदर न्यू डेवलपमेंट बैंक है। हम कह रहे हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर इसका 10वां मेंबर अल्जीरिया बन गया। मैंने आपको अल्जीरिया के बारे में अभी थोड़ी देर पहले कुछ पढ़ाया था, तो वो कौन से हेड थे जिनके बारे में मैं आपको पढ़ा रही थी, उनका नाम बताना ज़रा। पीछे जाके ना वीडियो देखना मत, आपको ऐसे ही बताना है, ज़रा नाम बताओ अल्जीरिया के बारे में। मैंने आपको भी क्या पढ़ाया था, पीछे मत देखना जा करके। तो ब्रिक्स जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का, इसका 10वां मेंबर अल्जीरिया बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 101st मेंबर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नेपाल बन गया। अब कॉर्ड क्या है, अच्छा अगर जब आप कॉर्ड देखते हो तो कॉर्ड क्वाड्रूपल समझते हो क्या आप कॉर्ड क्वाड्रूपल समझते हो। क्वाड्रूपल का मतलब समझते हैं, आपको किसी ने कहा डबल ट्रिपल, तो अब आप इसके आगे क्या बोलोगे, इसके बाद आप बोलोगे अब आगे हमें नहीं आता, ऐसा थोड़ा होता है। डबल, ट्रिपल, क्वाड्रूपल, तो डबल आप जानते हो, ट्रिपल भी आप जानते हो, तो क्वाड्रूपल नेक्स्ट है ना, क्वाड्रिलैटरल वाला, वो 4 वाला, तो क्वाड्रूपल। तो कॉर्ड है इसका मतलब 4 है। ठीक है, कॉर्ड है इसका मतलब 4 है। तो क्या इंडिया है, जी। क्या US है, जी। क्या जापान है, जी। क्या ऑस्ट्रेलिया है, यस। तो हम 4 देश के नाम जो है आपको बता रहे हैं जी।
कि क्वाड्रूपल यानी कि क्वाड 2024 जो इनका समिट है यूएसए में कंडक्ट कराया गया। अगला वाला क्वाड का जो समिट है वो इंडिया में कराया जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्री फंड में आ जाएंगे, आप देख लेना और आपको लगेगा कि सारे के सारे कराए हुए क्वेश्चन आ गए। तो उसके लिए पूरा देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। क्वाड 2024 यूएसए, क्वाड 2025 इंडिया होस्ट करेगा ना। तो इंडिया है, यूएस है, इंडिया है, यूएस है, इंडिया है, जापान है, यूएस है और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये क्वाड के पार्ट्स, ठीक है, मतलब क्वाड कंट्रीज। तो 4 थे, तो ये क्वाड नाम है, इससे मैं आपको बता रही हूँ, बाद में और ऐड हो जाए हमें नहीं पता। लेकिन एक मिनट मेरी बात सुनिए, क्वाड है तो 4 रखने चाहिए लॉजिकली स्पीकिंग। लेकिन सुनिए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि चाइना का सी के अंदर अगर हम कहें बहुत ज़्यादा दबदबा बन रहा है तो उसको हैंडल करने के लिए कुछ कंट्रीज साथ मिल करके क्यों ना कुछ करने लगे, ये वो कर रहे हैं। एनीवे, ह्यूमैनिटेरियन एड इंडिया ने भेजा म्यांमार को, लाओस को और वियतनाम को। टाइफून यागी ने उन्हें अफेक्ट किया था, ऑपरेशन सद्भाव चलाया इंडिया ने इसके लिए। इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल न्यू दिल्ली में, 7वां ग्लोबल एरोस्पेस समिट अबू धाबी में, ग्रेटर नोएडा यूपी, सेमीकॉन इंडिया 24 कंडक्ट कराया गया। सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस है जो कि सिविल एविएशन पे भारत मंडपम में कंडक्ट कराई गई। ब्रिक्स का एनडीबी जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसका मेंबर अल्जीरिया बन गया और वो 10वां मेंबर है। एग्जाम में पूछा जाएगा कौन सा 10वां नया मेंबर ऐड हुआ है, तो आप जवाब दोगे 101वां मेंबर आईएसए का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, नेपाल बन गया है। और क्वाड समिट 2024 यूएसए होस्ट करेगा और 2025 इंडिया होस्ट करेगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को कर रहे हैं रैप अप। अगर अच्छा लगा है लाइक करिए, ज्वाइन करना चाहते हैं नंबर्स नीचे दिए गए हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर ज्वाइन करना चाहें तो नंबर्स पे कॉल करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।